अभी तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी अभी हाँ अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 100 करोड़ 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माई मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माई फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे एक्ट्रेस, मिस यूनिवर्स जज, मिस यूनिवर्स जो है जिसका टाइटल 2 बार जीतने वाली, मैक्सिमम ब्यूटी टाइटल विनर, रिकॉर्ड होल्डर, परफॉर्मर, सिंगर, प्रोड्यूसर और 2025 की एकमात्र ऐसी आउटसाइडर एक्ट्रेस जिसने 100 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस में 3 दिन में ही बना लिए। दाबिड़ी दुबड़ी दुबड़ी लो, दुबड़ी दुबड़ी दिबड़ी लो, जिसमें वो जो जहाँ पे ये एक्टर जो कि एज में उर्वशी से 34 साल बड़े हैं, वो जैसे हम रिमोट को मारते हैं ना जब खराब हो जाता है ऐसे थप 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 करते हैं, तो वैसे ही सेम तरीके से जैसे बोनी कपूर ने किया था उस तरीके से उर्वशी को जो है मारते हैं वहाँ पे 25 बार कम से कम। उर्वशी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ, सेम बोनी कपूर ने भी किया था उसके साथ। और वो देखकर ये समझ आता है कि उसको खास दिक्कत है नहीं ये सब चीज़ों से। ये जो मूवी है डाकू महाराज और ये जो दिगड़ी दुगड़ी दुगड़ी लो, इस सॉन्ग के लिए उर्वशी ने 3 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब उर्वशी के लिए जो है कैसा भी रोल हो वो कर लेती है। ये पहली बार नहीं है कि इन दोनों का एज गैप इतना ज़्यादा है। उर्वशी की जो डेब्यू मूवी थी जिसमें छोटा सा रोल था उसका, जिसमें मेन लीड थे सनी देओल, उर्वशी और सनी देओल के बीच में 38 साल का एज गैप था। अभी तो उर्वशी 30 साल की है और वो जो अंकल जी है वो 60 साल के, लेकिन उस टाइम पे उर्वशी महज 19 साल की थी। और वो जब शूट हुई होगी मूवी, प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ होगा, उस टाइम पे उर्वशी माइनर यानी कि 17 या 18 साल की होगी। यानी कि उर्वशी के लिए एज गैप खासा कुछ मैटर करता नहीं है। उसके बाद जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप कंफर्टेबल थे, क्योंकि 38 ईयर्स का एज गैप था सनी देओल के साथ, तो उन्होंने बोला कि ये तो पहले से बॉलीवुड में चलता आ रहा है, उसमें क्या नया था, मुझे कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। वो बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे को एक्टर थे। तो ऐसा उर्वशी ने आंसर दिया था, तो उसके लिए एज गैप खास मैटर करता नहीं। अब वो मूवी तो खास नहीं चली, लेकिन उर्वशी ज़रूर लोगों की नज़रों में आ गई। एक ऐसी लड़की जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है, और आज भी हम इस बात के लिए कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो अच्छी नहीं दिखती, वो बहुत अच्छी दिखती है। बट बात ये है ब्रेन सेल्स की दिक्कत है, उसमें कोई दिमाग नहीं है, डम टाइप है। वो क्या बोल देती है उसको खुद को नहीं समझ आता है, फिर पछताती है, फिर स्टेटमेंट दे देती है, सॉरी सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो उस टाइप का सीन है उसके साथ। एनीवेज, फिर 2025 में लव डोज 2024 में रिलीज़ हुआ था, सुपर डुपर हिट गया था। 2025 में भाग जोनी में भी उर्वशी थी, वो मूवी भी खास चली नहीं थी। 2026 में उसने 2 मूवी उसकी रिलीज़ हुई थी, सनम रे जिसके गाने सुपर डुपर हिट गए थे और उर्वशी जो है उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। सेम ईयर रिलीज़ हुई थी एक बी ग्रेड मूवी, ग्रेट ग्रांड मस्ती, जिसमें उर्वशी को जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। और पता नहीं उसने ऐसी मूवीज़ क्यों साइन करी जिसमें एक्टिंग के नाम पे सिर्फ वल्गर बातें और वल्गर सीन थे। क्रिटिक ने और ऑडियंस ने दोनों ही इस मूवी को धुतकार दिया, क्योंकि उसमें कुछ देखने लायक नहीं था। मस्ती सीरीज़ की अच्छी जो है वो मूवीज़ चल रही थी, लेकिन ये डिज़ास्टर साबित हुई, क्योंकि इसमें कॉमेडी के नाम पे सिर्फ वल्गर सीन थे और वल्गर डायलॉग्स थे। उर्वशी को ऑब्जेक्टिफाई करना, डबल मीनिंग जोक्स, और वो भी भद्दे से, जिसपे हंसी भी ना आए, गुस्सा ज़्यादा आए, उस टाइप का, जिसको तुम अकेले भी नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें कहीं फन था ही नहीं, उसमें कॉमेडी थी ही नहीं। उसमें 2 हीरो का ठरकपन था और हीरोइन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। तो कोई भी ऐसी मूवी देखना अकेले भी पसंद नहीं करेगा। अब ये मूवी तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, डिजास्टर हो गई, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड वालों ने उर्वशी को टाइपकास्ट करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड की दिक्कत ये है कि अगर कोई एक्ट्रेस इस टाइप का रोल करेगी आउटसाइडर, तो उसको सेम इसी तरह के रोल ऑफर होंगे बी ग्रेड टाइप। मल्लिका शेरावत, बिपाशा बसु, उनको इसी टाइप के रोल्स ऑफर पूरे करियर में यही होता है, जिसकी वजह से मल्लिका ने तो छोड़ ही दिया बॉलीवुड में काम करना। रीज़न यही था कि एक उम्दा कलाकार होने के बावजूद उसको इसी प्रकार के बी ग्रेड एक्ट्रेस वाले रोल ऑफर होते थे। उर्वशी के केस में ऐसा है कि वो तो एक अच्छी एक्ट्रेस भी नहीं है। हाँ, वो प्रिटी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, डांस भी अच्छा करती है, बॉडी भी बढ़िया है, हाइट भी सही है, लेकिन इस चीज़ का जो फ़ायदा होता है वो कुछ खास वो उठा नहीं पाता। अब जो एक्टर होता है वो वक्त के साथ और मैच्योर होता है, उसकी एक्टिंग सुधरती है। उर्वशी के साथ उल्टा हुआ, स्टार्टिंग में वो सही थी, वक्त जैसे जैसे बीता वैसे सब कुछ वो भूलती गई। ऊपर से सही वक्त पे उसने गलत स्क्रिप्ट को जो है चूज कर लिया था, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। छोटे मोटे रोल कर लेती तो भी कभी ना कभी उसको अच्छा रोल मिल जाता था, लेकिन जो गलत स्क्रिप्ट का चुनाव है, एक बढ़िया टीम उर्वशी के पास नहीं है और आज भी नहीं है। जब आप इसके इंटरव्यू सुनोगे ना, तो आप
खुद आपको डाउट होगा कि ये सच में ये ब्यूटी पेजेंट विनर है, इसने सच में पार्टिसिपेट किया भी होगा। क्योंकि आप ऐश्वर्या, सुष्मिता, लारा इन सबको देख लो और उर्वशी को देख लो, क्योंकि जो ब्यूटी पेजेंट जो होते हैं ये कंपटीशन, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उसमें ना Q&A राउंड होता है, सवाल पूछे जाते हैं। वो कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, तो IQ लेवल टेस्ट होता है। अब जो सबसे बढ़िया उम्दा जवाब देता है ऑन स्टेज, उसको जो है चूज़ किया जाता है फाइनल राउंड में। तो उर्वशी ने भी वो राउंड जो है वो पास किया ही होगा, और वो हो भी गई। कैसे भाई, इस तरीके के IQ लेवल के साथ कोई कैसे वो पेजेंट जीत सकता है। अब उस टाइम पे शायद से जो ट्रेनिंग दी थी, या तो ऐसे सवाल आ गए जो कि उसने रटे थे, सिलेबस में वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए, तो शायद से जीत गई हो। बट इस तरीके की डमनेस के साथ कोई जीत सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये जो सैफ वाला जो इंटरव्यू है उसका, वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि जो आजकल हो रहा है, इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनके ऊपर हमला हो रहा है, उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं सब, तो आपका क्या कहना है इस बात पे? अब उर्वशी चाहती तो इस सवाल को टाल सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, अब सालों बाद उसकी कोई मूवी जिसमें छोटा मोटा उसने फ्लावर पॉट टाइप का रोल किया है वो चल गई है, तो शो ऑफ भी तो करना है। तो कहती है अब देखिए ना, बहुत ये सब होता है, मेरी जो डाकू महाराज है उसने 106 करोड़ रुपए कमाए, तो मेरी मॉम ने मुझे रोलेक्स गिफ्ट करी, मेरे पापा ने मुझे छोटी सी वॉच गिफ्ट करी। अब इंटरव्यूअर ने इस इंटेंशंस के साथ पूछा था कि वो 2 अच्छे शब्द बोलेगी, लेकिन उर्वशी ठहरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, उसको अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। 100 करोड़ क्रॉस किए हैं, गिफ्ट मिली है, अपनी ही तारीफ करने लगी। और फिर उस क्वेश्चन को अपने ऊपर ले आई कि जो मेरी रोलेक्स है, मेरी घड़ी है, ये भी तो चोरी हो सकती है, हम तो एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। अब वो खुला न्योता दे रही है चोर को कि मैंने घड़ी पहनी इतनी महंगी, आ बेल मुझे मार, मेरी घड़ी चोरी कर लो, मेरी डायमंड रिंग को चोरी कर लो, खुला न्योता दे रही है ओपनली। अब किसको क्या पता था भाई कि इसने जो है रोलेक्स पहने, इसने इतनी महंगी रिंग पहनी है। अब जो सेल्फ ऑब्सेस्ड उर्वशी है वो क्वेश्चन ही भूल गई। हिंदी के पेपर में होम साइंस वाले आंसर दे दिए उसने, जो कि हम करते थे ना बचपन में, कि शुरू का हमें पता होता था कि आंसर क्या है, लेकिन बीच में क्या इतना लंबा सा जो 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता था उसमें क्या करना है समझ नहीं आता था, तो हम मन घड़न कहानियां बना बना कर लिख देते थे। सेम उर्वशी ने किया, आया थोड़ा बहुत आंसर देना आ रहा था, दे दिया। उसके बाद डाकू महाराज, मुझे लगा डाकू महाराज ये डाकू चोरों के लिए बोलेगी, लेकिन इसकी मूवी रिलीज हुई है वो 60 साल के अंकल के साथ, दबड़ी दुबड़ी दुबड़ी लो गाना अगर आपने सुना होगा, तो वो मूवी का नाम डाकू महाराज है, इसलिए उसने डाकू महाराज बोला। तो मुझे तो लगा कि चोरों के लिए डाकू वर्ड यूज करे, लेकिन नहीं। सालों के बाद कोई मूवी, सालों की क्या पहली मूवी है उसकी जिसने इतना कमाया है, जिस वजह से सेलिब्रेट करने के चक्कर में बेचारी एम्पैथी जताना भूल गई। उसके बाद फिर उसने एक ओपन लेटर लिखा सैफ अली खान को, डियर सैफ सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा दिलगीर हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा आपके साथ जो भी हुआ है। इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है जितना तो करीना ने भी नहीं लिखा है। सैफ को अब यही काम रह गया है कि उर्वशी ने मेरे बारे में ये क्यों बोल दिया, यही है, बीमार आदमी को यही देखना है। अब वैसे उर्वशी तो डम है, बट ये जो उसने इंटरव्यू में बताया था ना, जानबूझकर लाइमलाइट में आने के लिए, उसको पता था, और पिछले बहुत टाइम से वो लाइमलाइट में नहीं थी। लास्ट उसके जन्मदिन पे जब वो गोल्डन केक वाला जो सीन हुआ था, उसके बाद वो खास लाइमलाइट में थी नहीं। ऋषभ पंत के टाइम पे भी उसने क्या किया था आपको याद ही होगा। ऋषभ पंत को तो स्टोरी लगा के बोलना पड़ा था, बहन अब मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ जब वो एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, उस टाइम पे भी ना लेना ना देना, उसकी मॉम ने फोटो शेयर करी थी, स्टे स्ट्रॉन्ग उर्वशी बेटा। उसके बाद इसने एक फोटो शेयर करी, प्रेइंग हैप्पी बर्थडे RP। ऋषभ की ऑस्ट्रेलिया में मैच है तो वहाँ पे भी पहुँच जाती थी, कहीं पे भी ऋषभ जाता था वहाँ पे वो पहुँच जाती थी। ऋषभ के साइड से कुछ नहीं था, जो कि शुभमन गिल ने सोनम बाजवा के साथ एक इंटरव्यू में क्लियर किया था कि वो जानबूझ के लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा करती है। ऋषभ के साइड से कभी ऐसा कुछ था नहीं। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में उर्वशी ने बताया था कि मिस्टर RP आए थे, लॉबी में बैठे थे होटल रूम की, और वहाँ पे बैठ के मेरा वेट किया था उन्होंने तकरीबन 2-2.5 घंटे तक, और मुझे 17 मिस कॉल्स किए थे। RP लोगों को क्या लगेगा कि ऋषभ पंत है। अब पंत ने अपनी स्टोरी में लिखा था कि इट्स फनी हाउ पीपल लाई इन इंटरव्यूज जस्ट फॉर पॉपुलरिटी एंड हिटिंग द हेडलाइन, सैड हाउ सम पीपल आर सो थर्स्टी फॉर फेम एंड नेम, मे गॉड ब्लेस देम, मेरा पीछा छोड़ दे बहन, झूठ की भी लिमिट होती है। अब उस पर वो रिप्लाई करती है कि छोटू भैया को अपनी गेम पर ध्यान देना चाहिए, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जो बदनाम हो जाऊंगी, यंग किड्डो डार्लिंग तेरे लिए रक्षाबंधन मुबारक हो, #RP छोटू भैया, #डोंट टेक एडवांटेज ऑफ साइलेंट गर्ल। उसके बाद फिर ये मामला शांत पड़ गया और ऋषभ ने अपनी तुरंत स्टोरी जो है डिलीट कर दी थी। बट इतना ज़रूर समझ आ गया कि उर्वशी लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना जो है पैसा समय सब वेस्ट करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती थी ताकि थोड़ी बहुत उसको फुटेज मिल जाए।
उर्वशी को देखकर एक ही मन में ख्याल आता है कि ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत इंसान हमेशा स्मार्ट ही होता है, और खूबसूरती की कोई वैल्यू नहीं अगर इंसान डम्ब है तो। उर्वशी जब चुप होती है तभी सही लगती है, उसको चुप ही रहना चाहिए, इंटरव्यूज़ तो देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ देने से उसके करियर को कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। और कोई भी एक्टर कंट्रोवर्सी या रिलेवेंट रहने के लिए ऐसी हरकतें इसलिए करता है ताकि उसे और काम मिले, लोग उसे और भी देखना चाहे। अब इससे तो लोग और भी उर्वशी से गुस्सा हो रहे हैं कि क्या डम्ब औरत है, इसके स्टेटमेंट की, इसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, ये आज ऐसा बोलेगी कल वैसा बोलेगी, इसको खुद को भी नहीं पता होता, बाद में पछताती है, या तो पीआर टीम बोलती है कि मैडम ये आप क्या बवाल करके आ गए। किसी ने लिखा है उर्वशी रौतेला इज द राखी सावंत विद ब्यूटी पेजेंट ट्रेनिंग, उर्वशी इज द सोनम कपूर who wasn't born into a filmy family, उर्वशी इज द कंगना रनौत विदाउट एक्टिंग टैलेंट और पॉलिटिकल ओपिनियन। यानी कि वो राखी सावंत भी है, वो सोनम कपूर भी है, क्योंकि डम स्टेटमेंट सोनम के भी होते थे ना, और कंगना की तरह बेबाक तो है लेकिन इसको पता ही नहीं है कि कहाँ बेबाकी रखनी है और बोलना क्या है, वो कुछ भी बोल देती है बेबाकी से, बट ना सिर होता है ना पैर होता है, फिर वो पछताती है, फिर उसकी पीआर टीम को डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है, और ऐसे ऐसे वो कमेंट्स पिन करती है, आपको देखकर भी चक्कर आ जाएगा। अब उर्वशी की ये जो ऐसी हरकतें हैं उस पर तो खैर गुस्सा आता है, बट एट द सेम टाइम उस पर दया भी आती है कि कैसे कैसे उसको रोल करने पड़ रहे, दादाजी की उम्र के आदमियों के साथ उसको काम करना पड़ रहा है। एक और मूवी तो मैं भूल ही गई, द लेजेंड, उसके लिए उसने 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, क्योंकि उसमें जो वो आदमी था, जो हीरो था, हीरो तो नहीं कह सकते, वो आदमी, उसको बहुत शौक था हीरो बनने का, और वो बिजनेसमैन है, जिस वजह से उसने तगड़े पैसे लगाए, खर्च किए, उसको कोई पड़ी नहीं थी मूवी हिट हो फ्लॉप, उसको कलेक्शन से नहीं लेना था, उसको अपना शौक पूरा करना था, तो उर्वशी उसमें मेन लीड थी, उर्वशी ने 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। तो कमा तो अच्छा रही है, बट ऐसे रोल करके, इस रोल के लिए उसको कभी याद नहीं किया जाएगा, उर्वशी को अपनी डमनेस के लिए याद किया जाएगा। अब तो उससे उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि एक वक्त के बाद जो है उसकी बुद्धि शांत हो जाएगी या तो समझ आ जाएगी, 30s के बाद अब क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। बट आई होप कि उसको कोई छोटे मोटे ही सही लेकिन अच्छे रोल में। उर्वशी जीता जागता उदाहरण है एक आउटसाइडर को कैसे ट्रीट किया जाता है इंडस्ट्री में। वैसे उसमें खुद में भी टैलेंट नहीं है, एक्टिंग करना नहीं आता और ना ही इतनी वो स्मार्ट इनफ है इंडस्ट्री के लिए तो, लेकिन फिर भी डांस तो अच्छा कर ही लेती है। अब वो जो एक्ट्रेस है उसकी बेटी उई अम्मा में जो है ऐसे ऐसे स्टेप्स खाली किए, उसके इतना उसको अप्रिशिएट किया गया, उसकी पीआर टीम कितनी तगड़ी है। तो आज के ज़माने में रिलेवेंट रहने के लिए एक अच्छी और तगड़ी पीआर टीम की खास ज़रूरत होती है। उर्वशी को अपनी पीआर टीम चेंज कर देनी चाहिए और अच्छा मैनेजर और एडवाइज़र भी उसको अपने साथ रखना चाहिए, जो कि उसको गाइड करे कुछ अच्छे से कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्योंकि ज़्यादा तो ये जो डैमेज होता है ना उसके इंटरव्यूज़ की वजह से और उसकी डमनेस की वजह से ही होता है। बाकी ये देखिए, बाकी जगह पे और रेडिट पे तो बहुत कुछ बोला जाता है उर्वशी को लेकर, बट वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हर आउटसाइडर के लिए बोलते हैं ये लोग, जिनको काम नहीं मिलता तो उनको गलत धंधे में वो लगा ही देते हैं कि वो तो यही काम करती होंगी, उसका यही काम होगा, दुबई जाती है तो यही काम है, या तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ। तो वो किसी भी आउटसाइडर के साथ, सबसे ज़्यादा तो ऑडियंस ही यही करती है। अब वहाँ पे वो नेपो करते हैं, लेकिन किसी भी आउटसाइडर एक्ट्रेस जो कि उसको काम नहीं मिल रहा है ना, तो प्रोड्यूसर के साथ नाम लिंक कर देंगे। तृप्ति का किसी बड़ी म्यूज़िक कंपनी के ओनर के साथ उसका नाम लिंक कर दिया कि उसका तो वो है, फिर उर्वशी का दुबई वालों के साथ नाम जोड़ दिया, करते यही सब है। फिर नेपो हेटर बनते हैं। असल में ये लोग नेपो सपोर्टर है, नेपो हेटर्स है नहीं, क्योंकि आउटसाइडर को सबसे ज़्यादा बुली तो तुम ही लोग कर रहे हो, है ना। अब आपका क्या कहना है उर्वशी के और उर्वशी के अतरंगीपने के बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय।